साल 2026 के अंदर मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मेरे ही शहर के अंदर प्रीमियम लोकेशन के ऊपर एक हमारा प्रीमियम स्टोर हो, जहां से हम हर रोज लोगों को फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल सप्लाई करें। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? फ्रूट्स और वेजिटेबल डेली सेल होने वाली चीजें हैं, और जो चीज डेली बिकती है वो डेली आपकी जेब में कुछ ना कुछ पैसा डाल के जाती है। लेकिन जब इस बिजनेस को हमने गहराई से समझने की कोशिश की तो पता चला कि ये बिजनेस शायद इतना भी आसान नहीं है। हर सुबह 4 बजे उठ के मंडी से माल प्रोक्योर करना पड़ता है, वर्कर की सैलरी, बिजली का बिल और बहुत सारी मैनेजमेंट। शायद इसीलिए ज्यादातर फ्रूट एंड वेजिटेबल बिजनेस की शॉप मात्र 6 महीने के अंदर बंद हो जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर 10% ऐसे भी लोग हैं जो इस बिजनेस को गहराई से समझ चुके हैं, इस बिजनेस के सीक्रेट जान चुके हैं, और आज गुड़गांव जैसे शहर के अंदर मोहित भाई की तरह सही स्ट्रेटजी फॉलो करके मात्र एक दिन के अंदर 2 लाख रुपए से ज्यादा के फल और सब्जियां बेच देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं योगी रौनक और आप देख रहे हैं किसान दरबार। अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल बिजनेस का स्टोर खोलना चाहते हैं या इस बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं कहूंगा इस एपिसोड को हम अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कैसे एक लड़का मात्र 25 साल की उम्र के अंदर 1.25 करोड़ से ज्यादा रुपए का मंथली रेवेन्यू जनरेट करता है। और इस वीडियो के आखिरी भाग में हम आपको देंगे किसान दरबार वर्डिक्ट। ये बिजनेस एक्चुअली किन लोगों के लिए है, कितनी इन्वेस्टमेंट से आप इसको शुरू कर सकते हैं, और सबसे जरूरी क्या क्या रिस्क चैलेंजेस इसके अंदर हैं जो कोई लोग आपको नहीं बताएंगे। वो सारी चीजें डिस्क्लोज होंगी किसान दरबार वर्डिक्ट के अंदर। तो देखते रहिए और इस एपिसोड का मजा उठाएं। तो मोहित भाई, सबसे पहले थोड़ा सा पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जी भाई। क्या आप सही में खुश हो? गांव से दूर गुड़गांव में रह के काम करते हो, शायद दिन भर बहुत सारी कॉल अटेंड करनी पड़ती होगी, दिन की शुरुआत 4 बजे हो जाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो कभी ऐसा नहीं होता क्या कि गांव में थे, बढ़िया था, खेती कर रहे थे, कहाँ एक्टिव शेड्यूल में आ गए? स्टार्टिंग में थोड़ा आपको ऐसा लगता है कि भाई ये सब क्या है, जी भाई। चीजें ऐसी लगती हैं, पर जब आप काम करने लग जाते हैं भाई, काम करने लग जाते हैं तो सब मैनेज हो जाता है। ठीक। अब बड़ा अच्छा लगता है। अब घर चला जाता हूँ, जाते हो? भी घर चला गया, हाँ जी। उस दिन घर मन नहीं लगता। अच्छा। क्यों? घर पे ऐसा हो जाता है, कोई काम नहीं, ना कोई कॉल्स वगैरह। ठीक है। जिस दिन घर चला जाता हूँ उस दिन मन नहीं लगता। यहाँ रहता हूँ तो ऐसा लगता है हाँ सब ठीक है। अब वो वाली लाइफ जीने का मन ही नहीं करता, उसमें बिल्कुल फ्री, ना कुछ काम दिखता। ठीक है, क्या करें? सही तो बात। यही अच्छा लगता है। तो भाई मैं पूछना चाहूंगा कि फ्रूट बिजनेस आपका गांव में है, अपना तो खेती वाला ही ज्यादा सिस्टम चलता है। बिल्कुल भाई। ये बिल्कुल हटके एक लाइन है। आप चाहते तो 12वीं के बाद जॉब की तैयारी कर सकते थे, प्राइवेट जॉब जा सकते, नहीं तो खेती में खुद की अपनी जमीन बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। तो फ्रूट बिजनेस की तरफ आने का कैसे मन बना, क्या स्टोरी है, थोड़ी सी बताए मोहित जी। जैसे मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। 12वीं करने के बाद, ठीक है, जैसे सबका ये लक्ष्य होता है कि भाई हम जॉब करें, या ये करें, सबका कुछ ना कुछ बनने का बात होता। मेरा कभी से मन में ये था कि भाई हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, बिजनेस करेंगे बढ़िया। पहले फैमिली में करता था कोई? फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता। मेरे फैमिली बैकग्राउंड सारा बढ़िया जॉब। ठीक है। मेरे जो पेरेंट्स है, जो दादाजी थे, ग्रैंड फादर जी, वो एग्रीकल्चर वगैरह करते थे। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब पे हैं। ठीक है। मेरा जो ब्रदर है छोटा, वो भी गवर्नमेंट जॉब पे। ठीक है भाई। ठीक है जी। एक मैं ही हूँ जिसको मेरे को बिजनेस करना था, कुछ अलग से करना था। मेरा जॉब में कभी मन ही नहीं लगा। मैंने 12th करी। 12th करने के बाद घर वाले बोले बढ़िया कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं, तेरे को गाड़ी लेके दे देते हैं। ठीक है। अपना जा। मैं बोला नहीं भाई, मुझे तो काम करना है जी। तो उन्होंने बोला अभी तो पढ़ने की उम्र है, ये है वो है। मैं बोला नहीं, मेरे को तो भाई काम करना है, काम करूंगा। ठीक है। ठीक है। तो मैं अपने घर से गुड़गांव आ गया। गुड़गांव आके मैंने देखा कि भाई क्या बिजनेस सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। कितनी दूर आपका घर से गुड़गांव? मतलब कि मेरा कम से कम भी 50 किलोमीटर के आसपास है। तो आपको ये था कि गुड़गांव ही देखना है? गुड़गांव ही मेरे को देखना है। मैं गुड़गांव आ गया। बढ़िया जो शहर है आसपास हमारे यहाँ से, ये गुड़गांव ही है जो सबसे बढ़िया शहर है जी भाई। मैं यहाँ गुड़गांव आ गया। गुड़गांव आने के बाद मैंने 5-6 महीने तक मैं डेली अप डाउन करता था। सुबह आया, शाम को चला गया। सुबह मैं लगभग 6 बजे के आसपास से अपने घर से चल पड़ता, 7 बजे तक यहाँ पहुंच जाता। पर शाम को मैं वही 8-9 बजे यहाँ से जाता और घर पहुंच जाता। ऐसे ही मैं 5-6 महीने कंटिन्यूसली गुड़गांव आया। मैंने यहाँ देखा
कि क्या है क्या नहीं है। एक फ्रेंड की शॉप थी, ठीक है, एक भाई की, मैं उसके पास आता था, देखता था कि कैसे क्या मैनेज हो रहा है, क्या मैनेज नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं किस चीज की शॉप थी? यही फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रूट की थी, ठीक है। हाँ। तो फिर मैंने ये चीज महसूस करी कि इस काम को करने के लिए अगर हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स में काम करना है, कामयाब होना है, अच्छा काम करना है, एक अच्छा स्टोर चलाना है, तो उसके लिए हमें पूरा अपना जो डे का टाइम है, जो अपनी लाइफ का टाइम है, कम से कम भी 80% देना पड़ेगा और 20% आप नींद, अच्छा, बस। और 80% आपको टाइम देना पड़ेगा स्टार्टिंग में काम करने के लिए, उसको चीज को समझने के लिए तो कि जी, ये कैसे आप मैनेज कर सकते हो और क्या मैनेज कर सकते हो। समझ गया जी। जी भाई। तो भाई अब मैं आपकी स्टोरी से समझना चाहूंगा, जब आपने कहा कि आपको समझ आ गया 5-6 महीने की जर्नी में जी, कि भाई ये करना है, ये मैंने सोच लिया कि हाँ भाई काम करना है और यही करना है। और भी बहुत से काम हाँ। काम थे। मैं पहले भी बिजनेस करता था। अच्छा, मैंने इससे पहले भी बिजनेस करा है। मैं एमआई का ऑथोराइज सर्विस सेंटर चलाता था, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, कंपनी से ऑथोराइज सर्विस सेंटर चलाया मैंने 3 साल लगभग। किस उम्र में स्टार्ट किया था सर? मैंने स्कूल से जैसे ही मैंने 12th करी, लगभग मैं 17 साल का था, ठीक है, जब इसे मैं काम करना शुरू कर दिया था। ठीक जो है, मेरे हाँ, फैमिली में थे, जो मेरे चाचा जी थे, वो सर्विस सेंटर चलाते थे बहादुरगढ़ में, ठीक है, माइक्रोमैक्स का जी। तो उन्होंने, मैंने बोला कि मेरे को काम करना है, तो मैंने नांगलोई में अपना एमआई का सर्विस सेंटर खोल दिया था। लगभग मैंने 3 साल चलाया। जी भाई। 3 साल मेरे को ठीक काम था, सब कुछ बढ़िया था। उसमें ऐसा ही मजे थे, मतलब फोन में भाई टाइम से गए टाइम से आए, सुबह आप 10 बजे चले गए 6 बजे आ गए, वही जो बड़ा शेड्यूल। पर मेरे को वो रखना नहीं था, ठीक है, मेरा मन ही नहीं लगता था। मेरे को काम ऐसा करना था, मैं जैसे किसी को भी, अपने दोस्त को भी बोलता था कि भाई कुछ काम करना है, काम करना है। जैसे बातें करते हैं आपस में कि बोला कैसा काम करना है, ऐसा काम करना है जिसमें 24 घंटे काम हो। अच्छा, ऐसा काम करना है जिसमें 24 घंटे काम हो। मतलब भाई मैं दिन में भी करना चाहूँ तो दिन में भी करूँ, रात को करना चाहूँ तो रात को भी हो। लोग तो ऐसे कहते हैं कि हम ऐसा काम करें हमारे को ना करना पड़े। हाँ, आपका उल्टा। मेरा उल्टा है। जैसे मैं अभी भी अपना पूरा टाइम दिन में, ठीक है, मेरे को कहीं जाना है तो अलग बात है, नहीं तो मैं लगभग कहीं जाता ही नहीं हूँ। किसी भी ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी फालतू चला जाऊं। सारी चीजें होने के बावजूद भी मैं अपना पूरा टाइम अपने स्टोर पे, अपनी दुकान पे देता हूँ। जब पहली बार आप गुड़गांव आए थे, 5-6 महीने का आपने देख लिया था बिजनेस चलता कैसे है, ठीक है जी। तो कितने पैसे लेके आप आए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए? लोकेशन रेंट पे ली या खुद बनाई थी? हाँ जी, हाँ जी। तो वो प्रोसेस जर्नी कैसी रही थी आपकी? आपको यहाँ स्टोर चलाने के लिए लोकेशन तो ढूंढ के रेंट पे लेनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो एक अच्छे शहर में लोकेशन दुकान खरीदना बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा टास्क। वो सही डिसीजन भी नहीं वो है। सही डिसीजन भी नहीं है। क्या चीज आप वहाँ पे आप अपना बिजनेस अच्छे से रन कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, जी भाई, ये तो सारा एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, बस चीजें आपको ये ध्यान रखनी है कि आप अच्छा सामान लाएं, अच्छी चीजें बेचें, तो आपके पास कस्टमर आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमने, जब मैं गुड़गांव आया तो हमने एक लोकेशन सिलेक्ट करी, ठीक है, सेक्टर 56 मोर मार्केट की, ठीक है जी। वहां हमने अपना स्टोर डाला जी, वहां स्टोर डाला। उसमें लगभग जैसे खाली जमीन थी, हमने वो पूरा टीन शेड वगैरह सब बनवाया, ठीक है, रैक वगैरह बनवाए। भाई कैसे क्या है, रेंट पे वो जमीन ली। रेंट पे लेने के बाद उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ आप कोई भी ठीक सेक्टर में ठीक जगह कोई रेंट पे लेते हैं तो उसमें आपको 1 महीने का भी एडवांस देना पड़ जाता है, कई बार 3 महीने का भी। जी, रेंट पे आपने जगह ले ली, वो जगह के ऊपर आप कैसा रेंट दे रहे हो, ठीक है, जैसा आप रेंट दोगे वैसे कस्टमर होंगे वहां के, वैसी वो जगह वैल्यू बेस रहेगी। समझ गया। तो थोड़ी अच्छी जगह चुनो, अच्छा रेंट दो, अच्छे कस्टमर आएंगे। समझ गया, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, आप जैसे नॉर्मल कोई भी एक छोटे स्टोर का, छोटा स्टोर समझ लीजिए, आप उसकी ओपनिंग करते हैं, उसको रन करते हैं, तो उसमें 15 से 20 लाख रुपए तक के सारी चीजों में लग जाते हैं। तो इसी तरह पैसा आपका उस टाइम पे लग गया था? ठीक है, ठीक है। तो ये और रेंट एग्रीमेंट के मतलब कि कितने साल का होता है, कि जैसे हमने कोई जगह ले ली? स्टार्टिंग में रेंट एग्रीमेंट होता है आपका 1 साल का। 1 साल का। फिर वो आपका 11 महीने बाद बढ़ता रहता है जैसे आप बढ़ाना चाहो। समझ गया। वो अपने मालिक के साथ कन्वर्सेशन हो जाती है, अच्छी बातचीत हो जाती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर लेते हैं। तो एक मेरा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई लोगों के मन में क्या है कि हम स्टोर बनाते हैं ना, तो प्रीमियम स्टोर बनाएंगे, उसमें प्रॉपर रैक लगाएंगे, एसी लगाएंगे, सारी चीजों पे खर्चा करेंगे। और आपका मैंने काउंटर देखा, वो थोड़ी सी वाइब देता है
मंडी वाली सी, जी। नॉर्मल है सारी चीजें, कोई ज्यादा एसी वगैरह पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, इन्वेस्ट नहीं नहीं। किया है। तो ये क्या डिफरेंस है? मैं बताता हूँ हाँ जी, आपको ये चीज। हाँ जी। ये चीज क्या है, जैसे जब हमने स्टोर बनाए कम से कम आज से 5-6 साल पहले जी। स्टोर हमने ओपन करे, ठीक है, हमारा मोटिव आज भी यही था, पहले भी यही था ठीक, कि सामान अच्छा देना, ठीक है, फ्रेश देना, जी। ऑर्गेनिक सामान देना। ठीक है, जैसे हम एसी लगा देते हैं, हाँ जी। वो सब लगा देते हैं। आप एसी में, फ्रिज में सब्जी रखिए, एक हफ्ते तक खराब नहीं होती। आप उसको बाहर रखिए, ठीक है, वो 2 ही दिन में खराब हो जाती है। है। मुश्किल से मुश्किल 2 दिन चलती है। एसी वाला जो नहीं मैंने बनाया वो इस वजह से है, एक पॉइंट ये भी है कि हम चीजें कस्टमर को फ्रेश थे, मॉडल ही फ्रेश पे जाने वाला था। फ्रेश पे जाने वाले का था और किसान से जुड़े रहने वाला था। ठीक है, तो इस वजह से वो वाली वाइब मैंने नहीं चुनी। आपकी दुकान का नाम भी जो है काउंटर का हरियाणा किसान मंडी हरियाणा है। किसान मंडी, ठीक है, बाय ठीक है, वेजी वाला, ठीक ये है। है मेरी दुकान का नाम। ठीक है जी। जी। और इसमें नॉर्मल सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी, आप गुड़गांव में डील करते हैं, पर ये शायद जो एपिसोड किसान भाई देख रहे हो, कोई किसी टायर 2 सिटी से होगा जी, कोई रोहतक से, गुड़गांव से, या किसी भी स्टेट से हो सकता है। तो वहां की मार्केट में क्या फर्क है और बड़ी चंडीगढ़ गुड़गांव जैसी मार्केट का क्या फर्क है? यहाँ का कस्टमर बेस थोड़ा प्रीमियम है। प्रीमियम भी मान लीजिए हाँ आप, जी। कैसे ही मान लीजिए, जैसे ये चीज मैं अपने वहां भी सेटअप कर सकता था, ठीक है अपने वहां भी चला सकता था, जी, पर वहां नहीं चलती। क्योंकि मान लीजिए जैसे आप किसी भी गांव से हैं या किसी भी हैं, ठीक है, आसपास आपके खेत भी हैं। जैसे मैं खुद अपने घर पे जो सब्जी जाती है, घर पे ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, हमारे गांव में ही जैसे पड़ोसी ने लौकी हाँ जी, बो रखी है, किसी ने कुछ उगा रखा है, किसी ने कुछ उगा रखा है। ठीक है, तो इस वजह से जो ये सेटअप मैंने गुड़गांव जो चुना, वो इस वजह से चुना कि हम इस शहर में कस्टमर को ऑर्गेनिक चीज प्रोवाइड कर सकें। जी, इस वजह से मैंने ये करा। यहाँ आसान नहीं है ये चीजें कि आप जाके या खेत से ले आए या किसी से भी ले आए, यहाँ आपको किसी न किसी से खरीदनी पड़ेगी जी, या डायरेक्ट आप नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ नहीं आप जाके किसी से, या मान लो खेत से या नहीं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ आपके चांसेस बिजनेस के ग्रोथ होने के ज्यादा है। ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये यहाँ जगह चुनी कि मैं गुड़गांव में अपना बिजनेस स्टार्टअप करूं। तो यहाँ जैसे आपने बताया आप ऑर्गेनिक सेल करते हैं, तो क्या फार्मर्स के साथ आपके टाई अप है या कुछ चीजें आपको बाहर से भी प्रोक्योर करनी जो पड़ती है? सीजनल आइटम है, ठीक है, जैसे सीजनल आइटम है, जैसे सब्जी है, ठीक है, लौकी हुआ, गोभी हुई, पत्ता गोभी है, ठीक, जैसे जो सीजनल आइटम है, जैसे गाजर है, जो जिस टाइप का सीजन होता है, हाँ जी, वो चीजें तो हम सीधे किसान से लेते हैं। ठीक है, क्या जो लोकल वेंडर्स हैं, ठीक है, जैसे आसपास के जो गांव हैं, जैसे पडौदी हुआ और कहीं, यहाँ से ये सारी चीजें हमारी जो सीजनल आइटम है वो सीधे किसान से आ जाती है। ठीक है, जैसे फ्रूट्स है, जैसे शहर है भाई, प्रीमियम क्वालिटी भी रखनी पड़ती है, इम्पोर्टेड फ्रूट भी रखते हैं हम, ठीक है, वो हम आजादपुर मंडी से लेके आते हैं, प्रोक्योर कर लेते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो अभी हम ऑपरेशंस पे आ जाते हैं। फ्रूट बिजनेस का ये कहते हैं कि फल फ्रूट का काम करना तो दिन की शुरुआत जल्दी हो जाती है। जी, आप कितने बजे उठते हैं? मेरी शुरुआत सुबह 4 बजे हो जाती है। 4 बजे उठे, सोते किस टाइम है? जैसे सोने का जो टाइम है वो दुकान बढ़ाने के बाद, ठीक है, जैसे शाम को, हाँ जी, जो ऑर्डर है, जो हमें कल के लिए तैयारी करनी है, ठीक है, कल क्या सामान कितना मंगाना है, कैसे मंगाना है, कितनी क्वांटिटी में आता है, ठीक है, तो यहाँ जो शहर में है वो 10 बजे हम दुकान बढ़ाते हैं। ठीक है, 10 से 10:30 बजे तक हमें आधा घंटा उस चीज में लग जाता है कि कल क्या डिमांड रहेगी, ठीक है, कैसे क्या क्या ऑर्डर है, क्या क्या सामान आता है। जी, तो जो सोने का टाइम है वो लगभग 11 बजे से ठीक है, रात को 11 बज जाते हैं सोते सोते। मतलब काफी एक्टिव है, इतना इजी नहीं कह सकते इसको। ठीक है, हाँ जी, हाँ। तो किसान भाइयों, आपको भी अगर कुछ चीजें सीखने को मिल रही हो तो मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। 90% किसान भाई हमारे एपिसोड देखते हैं लेकिन उसमें से वो सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं इस चैनल को। तो मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा बल्कि कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मोहित भाई की जो नॉलेज है, ऐसे ही और भी एक्सपर्ट हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो मोहित भाई, ये पूरी प्रोसेस 4 बजे से ही शुरुआत करते हैं। शुरुआत में दिन में होता है परचेजिंग वाला पार्ट, है ना? कुछ किसान से आना है माल और कुछ परचेजिंग वाला पार्ट हो जाता है आपका रात को ही। रात को अपने ऑर्डर बनाते हो? रात को हमने आपको ऑर्डर बना दिया, ठीक है, दुकान हमारा ऑर्डर लगभग 11 बजे तैयार हो जाता है। जी भाई। तो ऑर्डर जो परचेजिंग स्टार्ट हो जाती है, वो परचेजिंग हमारी रात को ही स्टार्ट हो जाती है। रात को ऑर्डर देते हो? सुबह तो हमारे पास 5 बजे दुकान पे सब्जी आ जाती है। तो ये लेके कौन आता है? जिनको आप ऑर्डर देते हो वही भेजते हैं? जैसे हमारे जो वेंडर्स हैं, ठीक है, जो हमारे वेंडर हैं,
ठीक है, जैसे जो सीजनल आइटम है उनके तो हमारे वेंडर रहते हैं फिक्स। ठीक है, जैसे सीजन आइटम जो जो खेतों से किसानों से आती हैं, हाँ, उनके हमारे वेंडर रहते हैं फिक्स, वो ठीक। तो हमारे वहां से आ जाता है। ठीक है, और नहीं तो जो भी चीजें होती हैं जैसे आजादपुर मंडी से, है वो हमारी मंडी से आती हैं, वो परचेजर तो पे। वहां भी हमारा परचेजर है, हमारे वेंडर हैं, ठीक है, उनसे हमारी चीजें सिलेक्टेड बिल्कुल, जो हमारा जो लड़का है जो परचेजर है वो जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें देखता है ठीक है, कि भाई ये चीज ऐसी है, वो चीज ऐसी है, वो चीजें चेंज भी करनी पड़ जाती हैं कई बार। ठीक है, कई बार क्या है, बारिश की वजह से या किसी भी मौसम की वजह से सब्जी है वो खराब हो जाती है, ठीक है, या खराब आती है, तो वो चीजें सब रात को देख के लानी पड़ती है और वो सुबह 5 बजे तक हमारे पास आ जाती है। तो स्टॉक उसके बाद फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। सुबह 5 बजे के बाद स्टॉक एंट्रेंस कर लेते हैं, स्टॉक आ जाता है, वो चढ़ा के फिर अपना लगा देते हैं। तो आप शॉप पे कितने बजे पहुंचते हो? मैं सुबह 5 बजे शॉप पे पहुंच जाता हूँ। तो तब तक आपका कोई स्टाफ होगा वहाँ पे? वहाँ पे हमारा स्टाफ 4 बजे शॉप ओपन हो जाती है। स्टाफ कितने स्टाफ रखते हो आप फिलहाल? एक नॉर्मली स्टोर चलाने के लिए, आपको बढ़िया स्टोर चलाने के लिए 8 से 10 स्टाफ की जरूरत पड़ती है। 8 से 10 बंदे लगते हैं। 10 बंदे जरूरत पड़ जाती है अगर आप अच्छे लेवल पे एक स्टोर चला रहे हो तो। ठीक है, इतने बंदे आपको चाहिए। अगर आप कोई छोटा सेटअप करते हो तो 3-4 बंदों में भी, ठीक है, 4-5 बंदे इनफ है। तो ये जो स्टॉक आया, लगभग कितनी इन्वेंट्री की बात करें, कितनी आइटम्स में आप डील करते हैं? जो मेरे पास आइटम्स अवेलेबल रहते हैं हर टाइम, लगभग वो 200 प्लस आइटम्स रहते हैं। 200 प्लस आइटम्स। उसमें कुछ आपके जैसे एक तो पूरी सब्जी, पूरे इंपोर्टेड फ्रूट, ठीक है, उसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जी, पनीर, दूध, दही, ठीक है, सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक जो भी एक स्टोर पे अवेलेबल होनी चाहिए डेली नीड्स के हिसाब से, वो हमारे पास डेली मिलती है, अवेलेबल है। ठीक है, हाँ, तो ये मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइस फ्लक्चुएशन का गेम है। हर रोज मंडी का भाव कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो 300-200 आइटम का रेट याद रखना कि आज ये चीज कितने की आई, जी बिल्कुल, कितने की बिकी, ये होता कैसे है? मतलब कि ये कैसे सेटअप है, जैसे मान लीजिए आप जो सीजनल आइटम है उनके तो लगभग रेट सीजन में जैसे स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, जब कोई चीज स्टार्ट होती है उसके थोड़े से रेट अप होते हैं। ठीक है, फिर नॉर्मली आने लग जाती है तो उसके रेट लगभग सेम ही रहते हैं। ठीक है, जो भी आइटम के रेट चेंज होते हैं, जैसे हम जो भी खरीद के लेके आते हैं हमारे पास डेली रेट होते हैं कि आज ये रेट का ये आया, आज ये रेट का ये आया। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें हमारी दुकान का स्टाफ, ठीक है, वो सब ऐड है। सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले काम यही है कि उन रेटों को देखना, सुनना, ठीक है, और फिर उस ग्रुप में डाल देना कि ये रेट ये आया, ये रेट ये आया है। ठीक है, तो वो स्टाफ अपने हिसाब से उसको चेंज कर देता है जो जो स्टोर पे है। ठीक है जी। हमारे जैसे मल्टीपल स्टोर है, हम 2 स्टोर चला रहे हैं, 3 स्टोर चला रहे हैं, तो सबका एक ग्रुप है रेट चेंज का। ठीक है, उसमें आप डाल दोगे कि ये रेट चेंज करना है, तो वो जो मशीन है, जो बिलिंग मशीन है जिसको यूज करके हम सब्जी बेचते हैं, उसमें वो फिक्स हो जाता है एक ही बार करने से। अच्छा, उस बिलिंग मशीन में चढ़ जाता है डाटा, जैसे कंप्यूटराइज सिस्टम है। ठीक है, आपने उसमें डाल दिया कि आज हमें लौकी ये रेट बेचनी है, तो बस वही रेट चलती रहेगी। उसमें आपको ये नहीं है हर एक बंदे को बताने की जरूरत है, बस जो भी बिल करेगा, हाँ जी, उसमें सबको पता लग जाएगा कि ये रेट है, वो बिल करता चलेगा। तो वो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो लौकी का उसमें कोड डालना है उसमें, या लौकी आपको लिखना है। ठीक है, उसमें रेट आ जाएगा, वेट आ जाएगा, जो भी आपने रखा होगा उस हिसाब से बिल आ जाएगा। समझ गया जी। जो खासकर मार्ट होते हैं, जैसे रिलायंस के स्टोर्स होते हैं, वहाँ प्रॉपर साइकोलॉजी यूज होती है कि कौन सी चीज कहाँ पे डिस्प्ले करनी है, कौन सा कंज्यूमर उसको खरीदेगा। बिल्कुल। फ्रूट बिजनेस में क्या साइकोलॉजी चलती है, कैसे हमारे को काम करना चाहिए कि हमारा फ्रूट वेस्टेज कम हो, डिस्प्ले किस तरीके से होती है इसमें? जैसे क्या है आप फ्रूट बेचते हैं, ठीक है, दुकान के अंदर आपने फ्रूट लगाया, ठीक है, वो फ्रूट इस तरीके से लगाना है कि वो तो एक कस्टमर ने एंट्रेंस करा, उसको सारी चीजें विजिबल हो रही है वहां से जी। और लगाने का तरीका, ठीक है, जैसे आपने सेब लगाए, सेब आपने एक ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल भर के लगा दें या डिस्प्ले को लगा दें, ठीक है, उस चीज के लिए आपको स्टाफ रखना पड़ेगा कि आप उसमें डिस्प्ले लगाई, वो इस तरीके से मैनेज करी कि लगा दिया, बिक गया, फिर लगा दिया, ठीक है, लगा दिया, बिक गया, फिर लगा दिया। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह एक बार भर दिया तो शाम तक वो ही चलता रहे, ठीक है, उसमें वेस्टेज भी ज्यादा होगी, थोड़ा माल भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। उसमें आप प्रॉपर तरीके से एक बार लगाएं, फिर कस्टमर ले लेता है, आप उसको फिर मैनेज कर दें,
आपको फ्रूट पे एक बंदा हमेशा छोड़ना पड़ेगा। मतलब एक बंदे का यही काम है कि यही काम है कि वो आप उसको मैनेज करे, कस्टमर को अच्छी चीज निकाल के दे। कोई कस्टमर कोई चीज पूछ रहा है तो उस बात का रिवर्ट करे जबी की जबी। तो आपको फ्रूट पे एक बंदा अलग से रखना पड़ेगा। समझ गया जी। तो ये हमारा हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्टाफ की आपने बताई थी कि 7-8 बंदे एक अच्छे स्टोर पे रखने होते हैं। अभी जो ये 8 बंदों का एक बंदा तो हो गया जिसका फ्रूट का काम होता है जी। तो बाकी जो ये बंदे हैं आप इनसे क्या काम करवाते हो? बिलिंग, पैसे का काम भी यही संभालते हैं या वो आप संभालते हैं? तो जैसे बिलिंग का जो काम है जी वो स्टाफ ही संभालेगा। अगर हम वो काम संभालने लग जाएंगे तो हम और कोई काम नहीं देख पाएंगे। ठीक है। जैसे कि परचेजिंग, ठीक है, अच्छी चीज को लेके आना, कस्टमर तक पहुंचाना। तो ये जो 8-10 बंदों का स्टाफ होता है दुकान पे, एक अच्छे स्टोर पे, उसमें से आपके 2 बंदे तो बिलिंग पे हो गए। ठीक है। 2-3 बंदे आपको शिफ्ट के हिसाब से 3 बंदे आपको बिलिंग पे ही रखने पड़ेंगे। ठीक है। जो आपका बिल करेंगे। ठीक है। वही आपके पैसे भी काट लेंगे, वही सारी चीजें। जो बिलिंग का काम है वो उनका पूरा। एक बंदे का पूरा फ्रूट का काम हो गया, जो फ्रूट को चेंज करता रहेगा, फ्रूट लगाता रहेगा। ठीक है। 2 बंदे आपके सब्जी पे चाहिए। सब्जी पे क्या हो गया, जैसे सब्जी कस्टमर लेता है तो वो छाट के लेता है। जैसे लौकी उठा ली या वो है, उसको रिफिल करना, उसको तरीके से लगाना, ठीक है, उसको तरीके से जचाना। 2 बंदे आपके फ्रूट पे हो गए। एक बंदा आपका सफाई के लिए चाहिए स्टोर में, जो आपकी सफाई वगैरह करता है, ये करता है। ठीक है। एक बंदा आपको पूरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए चाहिए कि आपको क्या चीज आई है, क्या चीज बिक गई है, क्या चीज खराब ज्यादा हो रही है। ठीक है। वो बंदा उस चीज को मैनेज करेगा। ठीक है। कि ये खराब ज्यादा क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। ठीक है। और आपको एक बंदा डिलीवरी के भी लिए चाहिए कम से कम। अच्छा, मतलब कि होम डिलीवरी करवाते हैं? होम डिलीवरी के लिए भी। अच्छा, ठीक है। ज्यादातर क्या है, आपको अगर आप अच्छे एक शहर में चला रहे हो तो आपको होम डिलीवरी देनी ही देनी पड़ेगी। उसके लिए 2 बंदे लग ही जाते हैं। तो ये में एक मान लीजिए, नहीं तो 2 बंदे आपको रखने पड़ते ही हैं। तो ये बंदे किस चीज के लिए आपको अलग से इनके लिए कोई व्हीकल वगैरह दे रखा है आपने क्या? ये व्हीकल है, ये हमारे खुद के व्हीकल है। ठीक है। उस पे डिलीवरी है, हम 10 किलोमीटर से 8 से 10 किलोमीटर तक की डिलीवरी लेते हैं। ठीक है। मतलब मैं भी स्टोर खोल रहा हूँ कस्टमर्स को जोड़े रखने के लिए, एक्स्ट्रा सुविधा के लिए, जो अपना रेगुलर कस्टमर है 8 से 10 किलोमीटर का अपने एरिया में हमारे को देना चाहिए। ठीक है। तो स्टाफ हायरिंग होगी। और ये जो इतने स्टाफ हैं लगभग कितना हम इनको पे करते हैं, क्या सैलरी रखते हैं काम के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि कितना बजट चला जाएगा इस चीज? जैसे एक अच्छे शहर में आपको स्टाफ को एक ठीक ही सैलरी देनी पड़ती है, तभी वो आपके पास काम करता है। ठीक है। नहीं तो इसमें बहुत से ऑप्शन आ गए हैं आज के दिन, जिनको ये क्या है, एक तो जैसे काम है थोड़ा मेहनती काम है। हाँ, तो आपको एक अच्छे लड़के, अच्छा स्टाफ रखना पड़ता है। ठीक है। बिलिंग काउंटर के लिए आप एक लेडी स्टाफ भी रख सकते हैं। ठीक है। वो उसमें फीमेल पे भी आप जा सकते हैं, वो लगभग ठीक रहता है। फीमेल आप रखेंगे तो बढ़िया ऑप्शन है। वो थोड़ा सा कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं, के साथ बढ़िया रहता है जी। और जो आपको क्या है, क्योंकि अच्छे शहर में आपको एक अच्छी सैलरी इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि उनके पास और ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है, ये सारी चीजें आपको ठीक तो एक ठीक सैलरी देनी पड़ती है। ठीक है। उसमें आपको 15,000 से लेके 25,000 रुपए तक का स्टाफ रखना पड़ता है। वो उस हिसाब से वो कैसे है, मैनेजमेंट कैसे है, पुराने हैं नए हैं, तो उस हिसाब से मैनेज करके रखना पड़ता है। अब इस वीडियो का जो सबसे ज्यादा मेरे को लगा जब मैंने भी थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में जाना कि फ्रूट बिजनेस, वेजिटेबल बिजनेस में पैसा ज्यादा इसलिए है क्योंकि डेली मूविंग गुड है जी। हर रोज चीज आएगी, हर रोज बिकेगी, जेब में कुछ ना कुछ डाल के जाएगी। लेकिन वो सारी कमाई कई बार लॉस कहाँ होती है, जिसको तजुर्बा नहीं होता है, स्पॉइलेज लॉसेस बहुत ज्यादा है जी। आज मैंने फ्रूट मंगा लिया, समर सीजन है, शाम तक वो हो सकता है उसमें डैमेज हो जाए, उसमें रोटनिंग आ जाए, कल को वो फिर कम रेट पे बिकेगा या फिर डिस्पोज ऑफ करना पड़े। जी। तो ये समझने में बहुत सारे साल लग जाते हैं और तब तक तो वो छोड़ के बंद हो जाता है स्टोर। तो स्पॉइलेज कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इस धंधे में सबसे बड़ी चीज यही है। हाँ जी। अगर आप कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल्स का बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यही चीज मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है। आपका जो सामान है, जो आपका मटेरियल है, वो वेस्टेज, ठीक है, एक तो कम हो। उसके 2 रीजंस, आप अगर कोई अच्छी चीज नहीं लाओगे तो वो एक अच्छे रेट पे नहीं बिकेगी। बढ़िया चीज नहीं लाओगे तो नहीं बिकेगी। जब आप खरीदने जाते हो, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि मैं सस्ते से सस्ती चीज ले लूं जी, सस्ते से सस्ता टमाटर ले लूं, हाँ जी, या सस्ते से सस्ती सब्जी खरीद लूं, पर वो चीज कस्टमर को पसंद नहीं आती। अच्छा। उसमें क्या होगा, वेस्टेज भी ज्यादा होगी,
आपकी सामान नहीं बिकेगा तो आपको फेंकना पड़ेगा, वो पूरा लॉसेस में होगा। तो आपको इस धंधे में ये पूरी चीज देख के ही चलानी पड़ती है कि आप जो खरीद के लेके आ रहे हो वो एक बढ़िया चीज हो और एक ठीक रेट पे भी हो। ठीक है। अगर आप अलग से ही रेट लेंगे, बिल्कुल ही आपके रेट इतने हायर हो जाएंगे तो कस्टमर आएगा नहीं। ठीक है। तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी कि ये चीजें, ये सीजनल आइटम्स हैं, इसके रेट आपको बिल्कुल नॉर्मल रखने पड़ेंगे। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेड हैं, उन पे क्या है रेट आपको, आपकी जो खरीदने की जो चीज है, ठीक है, मतलब जो आपके वेंडर हैं जिनसे लेते हो वो भी बढ़िया होने चाहिए। अगर आप हल्के वेंडर से आप कोई अगर चीज ही महंगी खरीद लाओगे तो आप महंगी ही बेचोगे। सही बात। अगर आप मार्केट से महंगी बेचोगे तो वो बिकेगी नहीं, तो वो खराब, उसमें फिर लॉसेस। कई कस्ट क्या होते हैं, सब ये सोचते हैं कि हम भी फ्रूट की सब दुकान खोल लेते हैं, हम भी सब्जी की दुकान खोल लेते हैं। उसमें क्या होता है, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते जी, क्योंकि ये कच्चा आइटम है। इसमें आपने बड़ी अच्छी चीज पूछी है कि इसमें वेस्टेज कैसे रोके। इसका रोकने का तरीका एक ही है, आपकी जो कंजप्शन है, जो दुकान पे कंजप्शन है, ठीक है, एक तो वो ठीक होनी चाहिए कि आप कोई चीज लेके आ रहे हो तो वो बिक रही है। आप लेके आओगे, बिकेगी नहीं, शाम को फेंकोगे, अगले दिन फिर लेके आओगे, फिर नहीं बिकेगी, उससे नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, लेके नहीं आओगे। जिस दिन वो बिकेगी जी, जिस दिन कस्टमर को ये पता चलेगा कि आपकी दुकान पे ये चीजें मिल रही है, उस दिन ही आप लेके नहीं आए। ठीक है। कस्टमर आएगा, देखेगा, उसको क्वालिटी पसंद नहीं आएगी, ठीक है, वो वापस चला जाएगा जी। उससे नेक्स्ट डे आप ले आओगे, फिर कस्टमर सोचा मैं कल गया था नहीं, आज भी नहीं मिलेगी, तो वो आएगा नहीं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको ये चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है, कि आप चीज लेके आओ, उसकी क्वांटिटी भी ठीक हो, उसकी क्वालिटी भी ठीक हो, तभी आप ये बिजनेस रन कर पाओगे। और वेंडर्स के साथ कनेक्शन होंगे तभी वो आप तक चीज पहुंचेगी। ठीक है। नहीं तो इसमें क्या है, जैसे आपने कोई भी एक एप्पल लिया, एप्पल ले लिया, एप्पल में कम से कम भी 4-5 साइज आते हैं। अगर आपका वेंडर बढ़िया नहीं है, आपका कनेक्शन बढ़िया नहीं है, तो आप तक प्रीमियम चीज पहुंचेगी ही नहीं, आपके पास आएगी नहीं, तो आप बेचोगे कैसे? बड़े बड़े बंदे उठा ले जाएंगे, वो आपके पास मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है, कि आप चीज भी बढ़िया लेके आए, रेट में भी ठीक लेके आए, तभी कस्टमर आपके पास आएगा या टिका रहेगा दुकान पे। तो ये मंडी में जो आजादपुर बड़ी बड़ी मंडी होती है, वहाँ प्रोक्योरमेंट करने पहुंचते हैं, वहाँ कैसे प्रोसेस होता है कि कोई भी हम चीज उठा सकते हैं, या क्या उसकी बोली लगती है, या क्या प्रोसेस होता है? उसमें क्या होता है, जैसे आदत से आप कोई भी चीज लेते हैं, तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको 1 बॉक्स दे देंगे या 2 बॉक्स दे देंगे। ठीक है। कम से कम भी आपको 15 से 20 बॉक्स किसी भी चीज के क्वांटिटी में एक तो माल लेना पड़ेगा। समझ गया। स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे कोई भी दुकान कर लेते हैं, वो ये सोचते हैं हम ये बिजनेस चला लेंगे, वो नहीं वो उनके फेलियर के कारण क्या होते हैं, एक तो वो माल ही नहीं लेके आ पाते जो लेके आना चाहिए, या जिस रेट पे आना चाहिए जी। वो जाते हैं वहां, वो 1 डब्बा मांगते हैं, 2 डब्बा मांगते हैं, उनको वो इतने हाई रेट पे मिलता है, वो जो रेट यहीं बिकता है, ठीक है, उसके कारण वो और महंगा कर देते हैं, वो बिक नहीं पाता है जी। तो इस चीज के लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरे आपके कनेक्शन होने चाहिए, तभी आप एक अच्छा स्टोर चला सकते हैं। मतलब खुद अगर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है 15 बॉक्स लेने की, तो हम एक ऐसा कनेक्शन बना सकते हैं, जैसे आपके थ्रू बना लिया और आपसे वो 2 बॉक्स ले लेते। हाँ जी, तभी आपके पास एक बढ़िया और क्वालिटी में चीज आ पाएगी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट निकल के आया। तो कंपटीशन, जैसे हमने एक बार पोली हाउस में खीरे लगाए थे, तो हमने भी मार्केट में सोचा कि खुद का सेल आउट करके देखते हैं, जो सेक्टर का एरिया है। तो वहां जब हमने अपना वो लगाया काउंटर सा और सेल करनी शुरू करी, तो जो आसपास जो वो खीरा सेल कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपने रेट बिल्कुल डाउन कर दिए जी। तो ऑटोमेटिकली लोगों ने हमसे लेना बंद कर दिया। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा इसे रेट ले लो, और सारे कस्टमर वहां चले गए। तो मेरे को लगता है कि बड़े स्केल पर भी जाएंगे, ऐसे कंपटीशन तो रहते ही हैं, जो आपकी मार्केट को, नए बंदे को स्टेब्लिश नहीं होने देते। तो इस कंपटीशन से कैसे स्ट्रगल में निकले, कैसे खुद को बिल्ड कैसे करें? इस टाइम में, इस धंधे में क्या है, आपको टाइम देना पड़ता है। ठीक है। जैसे आपने कोई चीज, आपने एक एग्जांपल बताया कि आपने खीरे लगा दिए जी, आप वहां बेचने चले गए, ठीक है। तो जो आपका कॉम्पिटिटर है, उसने देखा ये आज आया है, ये खीरे बेच रहा है, तो उसने अपना मार्जिन बिल्कुल कम कर दिया जी। वो भी किसी न किसी से उसने लिए हैं, किसान से लिए हैं या उसका खुद का है जी। अगर किसान से लिए हैं
तो वो ये कह देगा कि भाई आज मैं आपको मार्जिन नहीं दे पाऊंगा। क्यों? ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटर आ गया, मैंने रेट ऐसे डाउन कर दिए जो मार्केट में थे ही नहीं। ठीक है। वो आपको टिकने ना दे इस वजह से। ठीक है। पर आपको इसमें, जैसे आप अगर खुद बेचते हो जी, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ता है। ठीक है। रेट डाउन करके रखने पड़ते हैं, वो एक दिन से नहीं। ठीक है। क्योंकि जो दूसरा बंदा है उसका तो बिजनेस अच्छा चल रहा है। सही बात। वो 2 दिन नहीं कमाएगा, हफ्ता नहीं कमाएगा, 10 दिन नहीं कमाएगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चीज को फेस कर नहीं पाते हो। आपको ये नहीं है कि रेट बिल्कुल ही डाउन कर देने हैं। हाँ। एक वो भी कोई चीज नहीं है। आप घर से कब तक पैसा देंगे? जी जी। इसका ये है, आपको मार्जिन उतना ही लेके चलना है कि आप पहले दिन से ये ना सोचो कि मैं प्रॉफिट ले लूं, सर्वाइव कर सकूं। आज के दिन क्या है, जैसे कोई भी बिजनेस सेटअप करता है तो बिजनेस सेटअप बाद में करता है, पहले ये सोच लेता है कि मैं कितने पैसे कमा लूंगा। जी। सबके बिजनेस में ये, सबके दिमाग में ये चलता है कि मेरे को इतने पैसे कमाने हैं, या क्या मैं इतने पैसे कमा लूंगा, या ये धंधा इतने पैसे देगा, तो ही वो धंधा करता है, नहीं तो नहीं करता है। होना ऐसा चाहिए कि मेरे को सिस्टम बिल्ड करना है। होना ये चाहिए कि मुझे बिजनेस बनाना है। ठीक है। प्रॉफिट लॉसेस बाद में है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो आपको घर बैठे सामान दे देते हैं। जियो एग्जांपल ले लीजिए आप, जियो जी, सब कुछ फ्री कर दिया। ठीक है। सब कुछ फ्री कर दिया, कितने कस्टमर जियो पे कन्वर्ट हो गए जी। अब सब कुछ चार्जेबल हो गया। अब आपके पास कॉल भी नहीं आ सकती जब तक आपके फोन में रिचार्ज नहीं है। तो आपको पहले टाइम देना पड़ता है। आप टाइम दीजिए, ठीक है। कस्टमर को अपनी चीजें खिलाइए, ठीक है। अपना टेस्ट लगाइए जी, कि ताकि वो और कहीं ना जा पाए। तो ही आप एक बड़ा सेटअप चला सकते हैं या एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं इस बिजनेस से। तो सर ये आपने बहुत बढ़िया बताया कि कस्टमर ही हमारा मेन वो है जो हमारे को सर्वाइव भी करवा सकता है और थ्राइव भी करा सकता है। बिल्कुल। तो कस्टमर ट्रस्ट, ये वर्ड सुनने में लगता है, लेकिन जब आप इसको बिल्ड करते हैं ओवर द टाइम होता है। बिल्कुल। तो आपने भी काम किया है। किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं जी। एक तो जो हमारा रेगुलर कस्टमर है वो रेगुलर कस्टमर बना रहे, ठीक बात। जो एक प्रोडक्ट लेता है कल को 4 प्रोडक्ट और ले जी। 1-2 नए कस्टमर भी हमारे साथ जुड़ जाए, तो तीनों डायरेक्शन में हमारे को चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये कस्टमर ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होती है, आप कैसे करते हैं अपने लिए? मैं बताऊंगा। आप कोई भी एक दुकान चलाते हैं जी, आपकी अगर दुकान ठीक चलती है, ठीक है, तो आप उस दुकान पे मिलते ही नहीं है। ये नॉर्मली है। सही बात है। ये थिंकिंग 90% लोगों की होगी जी। अगर आपका बिजनेस ठीक चल रहा है तो आप उस बिजनेस पे ध्यान नहीं देते इतना, ठीक है। वो सोचते हैं सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। पर इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। आप एक अच्छी चीज कस्टमर को नहीं देंगे या उसकी नीड्स को फुलफिल नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम अगली बार आपके पास नहीं आएगा। मेरा क्या है, कोई भी कस्टमर आता है उसको एक अच्छी चीज निकाल के देनी, बढ़िया चीज देनी, उसकी नीड्स को सुनना, ठीक है। ये आइटम्स जो हम सेल करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे कच्ची चीजें हैं। मतलब इनमें शिकायत भी आ जाती है। सीजनल्स आइटम है, बारिश आ गई तो धनिया एकदम इतना महंगा हो गया, ये वो महंगा हो गया, तो कस्टमर कहते हैं ये ऐसे वैसे। तो उन चीजों पे सुनना, उन चीजों पे काम करना, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, दुकानदार शॉपकीपर क्या कहते हैं कि कस्टमर की तो आदत है कहना, वो तो कहेंगे, इनको इग्नोर मार देते हैं। पर आप इस चीज से उनपे ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर सकते, ठीक है। नया कस्टमर नहीं बना सकते, ठीक है। नया कस्टमर बनाने का ये है, जैसे आप होम डिलीवरी देते हैं, कोई भी आपके घर से पे सामान मंगाता है, तो आपको ये चीज लगता है अगर शाम को ये सामान मेरा नहीं बिकेगा तो मैं इसको फेंकूंगा। तो उसमें आप क्या सोचते हो कि कस्टमर तो आया नहीं है, मैं इसको डिलीवरी में दे देता हूँ, चल जाएगा, मेरा सामान निकल जाएगा जी। पर एक वो बहुत गलत चीज है। आपको अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है तो जब तक आप उसको बिल्कुल फ्रेश चीज नहीं दोगे, उसको घर बैठे ये नहीं लगेगा कि इस दुकान से मैं आंख बंद करके सामान मंगा सकता हूँ, आप पे ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा उसका, तो वो आपसे नहीं लेगा। उस चीज के लिए आपको उसको बिल्कुल फ्रेश सामान देना पड़ेगा। मतलब कि हमारे को डिस्पोज करना पड़ जाए तो भी ठीक है, पर इस आइटम को निकालने के लिए ग्राहक को दे देते हैं, क्या पता चलेगा वो एक डिस्पोज का भी एक टाइम है, आपको उस टाइम तक उसको डिस्पोज करोगे, ठीक है। फिर आपको एक एक्चुअल चीज पता लग जाती है कि आपकी दुकान पे 100 किलो ये बिक रहा है, 50 किलो ये बिक रहा है, 20 किलो ये बिक रहा है, ठीक है। आप उस हिसाब से मंगाइए, ठीक है। डिस्पोज भी तो एक टाइम है, सही बात है। 5-6 महीने 4 महीने एक आपको टाइम है, उसके बाद आपको पता लग जाता है कि
लगभग मेरा इतना सामान इतनी खपत है मेरी टोटल हाँ, चीजों की। तो आप उस हिसाब से मंगाइए। ठीक है। ऐसा नहीं है आपका 10 किलो बिकने लग गया तो आप 20 मंगा रहे हो, 20 बिकने लग गया तो आप 50 मंगा रहे हो। ठीक है। ऐसा आप करोगे तो उसमें आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। मतलब कि शुरुआत में हमारे को इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, जी, मार्जिन कम रखना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारे को पता चलेगी, लॉसेस बियर करने पड़ेंगे। जब हमारे को पता चल जाएगा कि हमारी कितनी नीड है, कितनी रिक्वायरमेंट है, अब क्या है मार्जिन आप उसी हिसाब से रखिए। जैसे ये बात आपने कही कि शुरुआत में मार्जिन कम रखना पड़ेगा, ठीक है, ये सब सोचते हैं जी, और बाद में उस मार्जिन को बढ़ा देते हैं। ठीक है। पर मैंने अपने बिजनेस में ऐसा नहीं किया। ओके। हमारा मार्जिन, हमारा रेट आप किसी से भी ट्राई करिए, हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर, हमने क्या किया, जैसे कोई चीज हमारी दिन में 10 किलो बिक रही थी जब हमने दुकान खोली, ठीक है, आज उस चीज हमने 10 से 100 किलो पे ले गए। ठीक है। हमारा मार्जिन तो वही है आज भी, ठीक है, पर जो चीज हमारी 10 किलो बिक रही थी आज वो 100 किलो बिक रही है। आपने क्वांटिटी उसकी बढ़ा दी, मतलब कि कस्टमर बेस बढ़ गया। ठीक है। तो इस वजह से आपको मार्जिन, एक नॉर्मल मार्जिन पे भी आप अच्छे से काम कर पा रहे हो। ठीक है। इसीलिए आप मार्केट में लंबे चलोगे। कोई भी एक नया बंदा आएगा वो नॉर्मल मार्जिन पे काम नहीं कर पाएगा। स्टार्टिंग में करेगा तो बाद में वो नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी एक गलत चीज है। ये आपका मार्जिन बढ़ा दिए जी, आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। कोई 10 किलो बिक रही थी आप उसको 20 किलो पे ले जाइए, 20 से 50 पे ले जाइए। ठीक है, आपका मार्जिन उसमें बढ़ जाएगा जी, ना कि वैसे बढ़ाएंगे। तो सर अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट भाग के ऊपर, थोड़ा नंबर्स पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैथ में कई बार गड़बड़ हो जाती है तो सारा मैट्रिक्स खराब हो जाता है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी वैसे तो मल्टीपल यूनिट चल रही हैं, हरियाणा किसान मंडी की जो फ्रेंचाइजी है वो बढ़ रही है। एक यूनिट से, एक काउंटर से अगर हम बात करें तो इस स्केल तक पहुंचने के लिए एक तो होती है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। हमारे को स्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, हमारे को रैक्स वगैरह डिजाइन करवाने हैं, कुछ एसी वगैरह भी शायद एक कोल्ड स्टोर रूम बनाना पड़ता हो, और कुछ मशीन वगैरह, फ्रिज वगैरह लेने पड़ते हो। एक तो होगी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और एक आती है फिर हर महीने रिकरिंग कॉस्ट, जो हर महीने हमारा लगता है स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल और जगह का किराया। तो ये दो चीजों के ऊपर बताए वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी। अगर आप मान लीजिए वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, आप किस टाइप की लोकेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप जैसे कोई भी एक स्टोर चालू करते हैं, स्टोर में एक जिसमें आप सारी चीजें रखते हैं। आपका स्टोर का एरिया कितना है लगभग? एरिया आपको ये मान लीजिए, आप अगर गज में मानेंगे, ठीक है, तो 100 गज के आसपास की जगह आपको चाहिए होती है। ठीक है, सेटअप में, सेटअप में ये आपको नॉर्मल जगह चाहिए होती है, एक नॉर्मल सेटअप के लिए। ठीक है, अगर आप इसमें थोड़ी सी जगह बढ़ा देंगे तो आप इसमें एक स्टोरेज रूम बना सकते हो, वो बहुत बढ़िया चीज है, वो आपको बना लेना चाहिए। उसमें आपकी एक्स्ट्रा जो फ्रूट्स हैं, जो वो सब है, आप वो रख सकें, जिनको थोड़ा ठंडा रखना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे आप स्टार्टअप करते हो जी, आपको एक स्टोर, छोटा सा स्टोर चालू करना है अपना फ्रूट और वेजिटेबल्स का, तो आज के टाइम पे आपको लगभग 20 से 25 लाख रुपए लग जाते हैं। जो उसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें क्या आ जाता है, एक तो जैसे आपका पूरा स्ट्रक्चर आ गया जी, उसमें आपके 2 से 3 फ्रिज आ गए। ठीक है, आपका बिलिंग काउंटर हो गया है, आपके टोटली रैक हो गए हैं, इसमें आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आ गए, जो आप स्टार्टिंग में दुकान के अंदर भरते हैं, जो फर्स्ट रो है, ठीक है, जो टोटल है, ठीक है, जिसमें आपके एसी, एक मान लो स्टोर रूम में आपने एसी भी लगाया है, ठीक है, एक एसी हो गया है, आपके बिलिंग काउंटर्स हो गए हैं, आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया है, फ्रिज वगैरह हो गए हैं, काउंटर हो गए हैं, नारियल पानी का काउंटर वगैरह, ये सारी चीजें आपने जो भी अपने गुड्स जो खरीदे हैं, जो दुकान में आपने माल भरा है, लगभग इसमें इतने पैसे लग जाते हैं। तो किसान भाइयों, मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि सर फिलहाल मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रहे हैं, गुड़गांव, चंडीगढ़ के अंदर, जहां आप एक अच्छे स्केल से शुरुआत करते हैं। बट अगर आप टायर 2 सिटीज से हैं तो वहां शायद इतनी इन्वेस्टमेंट पे आपको ना जाना पड़े। नहीं, वो आप नॉर्मल जैसे कोई भी आप एक शॉप लेते हैं, हाँ जी, आप उस शॉप में चालू करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, जैसे आपने रैक लगा दिए जी, उसमें सब्जी फ्रूट्स आ गए, ठीक है, काउंटर बना दिया है, हाँ, एक फ्रिज ले लिया है, तो वहां शायद 2-4 लाख रुपए में 5-1 लाख रुपए आपके लिए सफिशिएंट है, बहुत है, ठीक है, आप उससे चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टायर 2 सिटीज प्लस मेट्रोपॉलिटन सिटीज की वन टाइम इन्वेस्टमेंट। रनिंग कॉस्ट हर महीने सैलरी को मिला लें और साथ में किराया मिला लें और जो बिजली का बिल, ये जो आपके जो हैं एक्सपेंस जो हैं, एक यूनिट का आपका मैं जानना चाहूंगा कितना आ जाता है एक्सपेंस। मान लीजिए जैसे आप 8 से 10 लड़के रखते हैं, ठीक है,
20,000 रुपए एक लड़के की सैलरी मान के चलो, ठीक है, तो आप 10 लड़कों की ये देख ठीक है, लीजिए ठीक कितने है। रुपए हो गए। जी जी, उसमें फिर आपका एक अच्छा एक बिजली का बिल, ठीक है। 20-30 हजार रुपए बिजली का बिल आ जाता है नॉर्मली, अगर आपने एसी नहीं लगा रखा। सैलरी प्लस बिल 2 लाख हो गया, ये आपका बिल मान लीजिए। ठीक है, उसमें आपका रेंट हो जाता है। ठीक है। एक अच्छी सी जगह आप लेते हैं गुड़गांव में, चंडीगढ़ हाँ जैसे जी, शहर में, हाँ। तो उसमें लाख रुपए के आसपास आपका रेंट हो जाता है। तो अभी यहाँ जो आपका पर यूनिट का लाख रुपए रेंट लाख है, रुपए रेंट ठीक है, के आसपास हो जाता है। लेकिन आपकी लोकेशन सेक्टर में प्राइम लोकेशन, प्राइम लोकेशन पे, ठीक है, तो लाख रुपए के आसपास ये हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन मतलब होम डिलीवरी की बात आप कर रहे हैं, होम डिलीवरी भी, और जो माल आप वहां से आजादपुर मंडी से फार्मर या से, जो फार्मर से ठीक है, या जो लेके आ रहे हैं, ठीक उसका है। एक ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हो गया है। अच्छा, ये ट्रांसपोर्टेशन आप अपने व्हीकल्स के थ्रू करवाते हैं या जो पार्टी परचेज करती है उसका आप जैसे- चार्ज दे देते हैं? जैसे मेरे आइटम्स जो हैं वो आजादपुर मंडी से फिक्स हैं, ठीक है, तो ये तो मेरे खुद का एक, जैसे ये मिनी जो ट्रक होता है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये तो खुद जाके मेरा वेंडर लड़का जो है वो ले आता है, ठीक है, उसमें वो सुबह सब्जी आती है उसके साथ आ जाते हैं। ठीक है। जो लोकल्स आइटम्स हैं जो दिन में मंगाने पड़ते हैं, जैसे किसान से किसी से कुछ आ रहा है, किसी से कुछ आ रहा है, वो आप रेंट पे, वो रेंट हो जाता है। वो आपको रेंट का पे क्या देना हिसाब पड़ता है। चलता है इसमें? जैसे आप किसी उसमें मंगा रहे हैं, जैसे आप बड़े स्केल पे मंगा रहे हैं, तो आपका एक ये जो छोटे हाथी वगैरह इसमें आएगा। अगर आप कोई छोटे में मंगा रहे हैं तो ये ऑटो वगैरह में भी रख के आ जाता है। जिस हिसाब का आप सामान मंगाते हैं वो उस हिसाब से इसमें रेंट लगता है। ठीक है। जो भी वेंडर है वो ये भेज देते हैं, आपको रेंट देना होता है। और जो ये परचेजर आपका सारा सामान खरीद रहा है, क्वालिटी चेक कर रहा है, मंडी में घूम रहा है और आप तक भेज रहा है, प्रीमियम फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल होगी, तो वो अपना क्या कट लेता है उस सामान पे? वो पर एक बॉक्स पे लेता है? क्या है, जो हमारा परचेजर है वो है सैलरी बेसिस पे, सैलरी पे है वो आपका? हाँ जी, ठीक है। मेरा काम यही है, जैसे मेरा काम जो है वो परचेजिंग का ही है। अच्छा, आप परचेजिंग खुद करते हो? मैं परचेजिंग खुद करता हूँ। ठीक है। उसी से ही आप कस्टमर को बेस्ट चीज दे सकते हो और रेट में भी लेके आ सकते हो। ठीक है। अगर लड़का जाएगा तो वो रेट में नहीं लेगा, ओके, वो अपने हिसाब से लेके आएगा, जैसे भी लेके आएगा, तो वो रेट में नहीं लेके आएगा। तो वो हो सकता है अपना बीच में कुछ बढ़ा के आपको बता दे। ठीक है। तो परचेजिंग ही इसमें मेन यूनिट है। आप परचेजिंग लेके आइए सामान, सुबह अपनी दुकान पे रहिए, ठीक है, फिर आप दिन में अपना आराम से रेस्ट करिए। तो फ्रूट्स की परचेजिंग आप खुद करते हैं? फ्रूट्स और सब्जी की, ठीक है, दोनों की परचेजिंग मैं खुद ही करता हूँ। और जो सैलरी पे लड़का है वो किस चीज की? वो इसलिए है कि जैसे मैं चला गया, मैंने ये बता दिया, हमारी लिस्ट है, उसको दे दी, इस वेंडर से इतना ये आ रहा है, इससे ये आ रहा है, ये इससे आ रहा है, ठीक है। मैं वहां जाके देखता हूँ कि किसका माल बढ़िया है, ठीक है, उसको ये बता देता हूँ, वहां से ये ले, वहां से ये ले, यहाँ से ये ले, ठीक है, वो ले लेता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए वो लड़का है। और जो ये वेंडर जिनसे आप खरीदते हैं वो फिक्स है या आप अलग अलग से लेते हैं उनका रेट चेक करने के लिए? कैसे? वेंडर जैसे जो मैंने बताया, जैसे किसान से हम, मेरा ज्यादातर जो सब्जी है वो किसान से आती है, ठीक है, वो है मेरे फिक्स, ठीक है। वो जैसे भी जैसे जो गांव में है, इस गांव में से गोभी आती है तो वो बंदा फिक्स है, ओके, कि उससे ही मैं गोभी लूंगा, ठीक है, वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी, मैं अपने हिसाब से उसको बता देता हूँ। तो क्या वो साल भर सप्लाई कर पाते हैं आपको? जैसे सीजन वो चलते हैं, ठीक है, जब वो सीजन खत्म हो जाता है तो दूसरी चीज की खेती करते हैं, समझ गया, तो मैं उनसे ले लेता हूँ, समझ गया। ये चीजें ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो हमारा मंथली एक्सपेंस था, लगभग कितना आ जाता है इस सारे? मंथली एक्सपेंस मान लीजिए जैसे आप 3 लाख रुपए तक हमारा हो गया था। 3 लाख रुपए तक तो आपका इसमें क्या हो गया, जैसे लड़के की सैलरी होगी, रेंट हो गया, उसके बाद आपके लाख एक रुपए ट्रांसपोर्टेशन मिल जाते हैं। आजादपुर मंडी से आप सामान लेके आते हैं, ये सब ठीक, 4 लाख रुपए के आसपास हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके जैसे जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं जो रनिंग बिजनेस में चलते हैं, जैसे कि कोई चीज खराब हो जाती है या मशीन खराब हो जाती है, तो या फ्रिज में कोई इशू आ जाता है, मिसलेनियस हो गया, या वो हो जाते हैं, ठीक है, वो 40-50 हजार रुपए तक ये मान लीजिए। जैसे जो टोटल एक्सपेंस, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँ, मेन इसमें है फ्रूट वेजिटेबल जो आया पूरे महीने, वो कितना का आता है? मतलब कि लगभग एक स्टोर से आपके मतलब जैसे हम फ्रूट वेजिटेबल खरीदते हैं जी, तो उसकी कॉस्टिंग तो जाती होगी ना जेब से, तो वो माल कितने का, मतलब हम कितने रुपए की परचेजिंग कर रहे हैं, वो आपकी सेल पे डिपेंड है, ठीक है, कि आप कितने रुपए की सेल कर रहे हो, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। जैसे जो नॉर्मली सेल है, हाँ जी, जो हम कर लेते हैं, जैसे जो चलती है, उसमें क्या है, आप मार्जिन किस हिसाब से रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे जब आप स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली आपकी 20-30-50 हजार रुपए तक सेल होती है। एक नॉर्मल सिटी में भी पहुंच जाते हैं लोग 50 हजार तक, 50 हजार रुपए तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर आप ठीक ठाक
सेटअप कर लेते हैं, पुराने हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा है, तो आपकी डेली की जो सेल है वो 2.5-3 लाख रुपए तक हो जाती है एक दिन में। एक दिन में, अगर आप कोई ठीक है। अच्छा स्टोर या बड़ा स्टोर चला रहे हैं तो। ठीक है, लगभग मतलब कि मंथली 50 से 60 लाख रुपए का हम माल सेल कर देते हैं। बिल्कुल, आराम से, आराम से, एक महीने के अंदर। आराम से। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है जी। और यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो बहुत बहुत मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और मैं बताना चाहूंगा भाइयों कि मोहित भाई जितने मैच्योर हैं, जितने कामों में से निकल चुके हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, फिलहाल इनकी एज 25 साल है और ये निकल चुके हैं सारी चीजों से। तो सबसे बड़ा आई थिंक आपने डिसीजन भी यही लिया कि अपना क्लियर रखा जी, 4-5 चीजों में ना घूम के एक गोल बनाया और आज तक उस पे टिके हुए। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये रिवेन्यू हम जनरेट कर पा रहे हैं, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, मेन तो हमारा जैसे आपकी बातों से मैं समझ पाया हूँ फ्रूट और वेजिटेबल ही है। साइड बाय साइड डेयरी की चीजें भी आप देते हैं, पर वो शायद उतनी ना हो। वो डेयरी आइटम्स में क्या है, वो आपको कस्टमर की नीड्स फुलफिल करने के लिए रखनी पड़ती है, उसमें ऐसा कोई मार्जिन नहीं है। ठीक है। हाँ, वो तो जैसे दूध दही पनीर वगैरह है, ठीक है, ये इसमें कोई ऐसा मार्जिन नहीं है। ये तो आपको कस्टमर की नीड्स पूरी करने के लिए रखनी पड़ती है। अगर आप ठीक ठाक कस्टमर बेस है, मतलब आप इतने रुपए, मान लीजिए आप अगर 50 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं महीने में, ठीक है, तो आपके सारे चीजें, मतलब ये सारी खर्चे वर्चे पूरे करके, ठीक है, आप 10-1% का मार्जिन निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब कि 5 लाख पर स्टोर तक का प्रॉफिट हम जा सकते हैं अगर आप अच्छे लेवल से या उसको मैनेज कर रहे हैं तो बहुत बड़ा है। भाई ने स्टार्ट किया था एक स्टोर से किया था, आज हरियाणा मंडी किसान मंडी के 3 स्टोर्स हो चुके हैं। लेकिन जो ये स्केलेबिलिटी है, आई थिंक इसको बिल्डअप होने में टाइम लगता है जी। आप एक स्टोर फुलफिल करने के बाद ये बिजनेस एक्चुअल में स्केलेबल है क्या, हम इसकी यूनिट मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि आपने शुरुआत में ही बताया था खुद बैठने वाला काम है। जैसे क्या है, आप इसकी स्टोर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। जैसे क्या, मैं, मेरा ब्रदर, ठीक है, हम दोनों स्टोर्स संभालते हैं। ठीक है, मेरा काम जैसे परचेजिंग का है, हाँ जी, उनका काम है स्टोर संभालने का। ओके, आपने बांट लिया काम। हिसाब से आप काम को बांट लीजिए, काम बड़ा अच्छा है, बड़ा मजा आता है आपको करने में। ठीक है, जब अगर आप ये कोई काम कर लेते हो, ठीक है, आप इसके अलावा और कोई बिजनेस नहीं कर पाते हो। तो ये किसान भाइयों, मोहित भाई से चर्चा करके, और अपना किसान भाई है, ये ट्रेट मोहित भाई दोनों में सेम है। वास्तु के हिसाब से 3 टाइप के बंदे होते हैं, एक एयर, वाटर, फायर। किसान वाटर का बंदा है क्योंकि उसको अपने काम में रस आया हुआ है, बिल्कुल, वो अपना काम खेती करता है और वो मन लगा के करता है। लेकिन बेचने के लिए उसको फायर चाहिए, इसीलिए किसान भाई बेचने में एफर्ट नहीं लगाते, वो मंडी में सेल कर देते हैं। और आपका गुण वाटर भी और फायर भी है आप बेच भी रहे हो और आप अपने काम में टिके भी हुए हो। तो ये अगर ट्रेट हो जाता है तो बिजनेस आपने बताया 5 लाख क्या 15 लाख क्या आदमी फिर पैसा बना लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो भाई जी, हमने इस एपिसोड में बहुत सारी चीजें सीखी। लास्ट में मोहित भाई से मेरा एक ही सवाल है, मोहित भाई को दोबारा से मौका मिले, वापिस 12वीं पास के टाइम में जाके 0 से स्टार्ट करना हो, उतना ही बजट हो हाथ में कि पैसे स्टार्ट करने के लिए जितना तब था, कौन सी गलती आप नहीं करेंगे? उतने ही पैसों में कैसी आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी? कैसे आप फ्रूट वेजिटेबल बिजनेस में एंटर होंगे? एक बार ये बताएं ताकि कोई भाई अगर देखे तो वो गलतियां ना करे कि उसको भी 6 महीने के अंदर अपना बिजनेस बंद करना पड़े। तो इसके बारे में गाइड करें। इस बिजनेस को करने के लिए इसमें क्या है, जैसे मैंने जो किया, जैसे स्टोर ओपन कर लिया जी, स्टोर ओपन करने के बाद वेंडर से सामान मंगा लिया, मुझे ये पता चल गया कि यहाँ से ही आ रहा है, यहाँ से ही आ रहा है। ठीक है, जब उस चीज को हम देखने जाते हैं तो वो बड़ा अच्छी लगती है। कोई भी चीज, जैसे सब्जी आप देखने गए, हाँ जी, मैं किसी किसान के पास गया, उसने मुझे दिखाया कि मैंने इतने एरिया में गोभी लगा रखी, इतने एरिया में टमाटर लगा रखा है जी। मगर जी ठीक है, वो मगर जी कल से मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा। मैंने उनको ऑर्डर दे दिया, ठीक है, पर जो चीज वहां दिखती है और जो हमारे पास आती है वो चीज वो नहीं होती। ठीक है, उसमें क्या है, फेलियर के, इस बिजनेस में फेलियर के चीज क्या आते हैं, हम क्वालिटी खरीद ही नहीं पाते। ओके, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे आपने एक स्टोर चालू कर लिया तो सुबह आते हैं, उस स्टोर पे बैठ जाते हैं जी भाई, गल्ले पे बैठते हैं, ठीक है, सारा दिन गल्ले पे ही बैठे रहते हैं। ठीक है, आप उस चीज को भी नहीं छोड़ सकते, गल्ले पे ट्रस्ट नहीं होता है, गल्ले वो सोचते हैं कि अगर मैं नहीं बैठूंगा तो दूसरा कोई चोरी करेगा, ये है जी, पर वो चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। अच्छा। आप उस पे क्या तो अपने किसी रिलेटिव को या किसी इंसान को बिठाइए, ठीक है, जिस पे आपको को पूरा भरोसा हो।
ठीक है। और आप दुकान से बाहर निकलिए, ठीक है। उस स्टोर से बाहर निकलिए और चीजों को देखिए कि कहाँ क्या चीज बढ़िया मिल रही है, आप वो चीज लेके आइए। और कहाँ हमारे साथ गड़बड़ हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, आप इस धंधे में आपको डेली दिख जाएगा कि आपने क्या कमाया और क्या गवाया। ठीक है। आप सुबह 10-10 किलो 10 आइटम ले आए, आपको शाम को ये पता चल गया कि मेरे 2-2 किलो बिके हैं, 8-8 किलो नहीं बिके, तो आप उस चीज को देखिए क्यों नहीं बिके। सबसे पहला रीजन कि अभी तो नई खोली है, बिक जाएंगे। ठीक है। उस चीज के लिए एडवर्टाइजमेंट, ओके, कि सबको पता हो कि यहाँ एक स्टोर खुल गया है। हाँ, आपके एरिया में एटलीस्ट सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस जानी। स्टोर खुल गया है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट बढ़िया हो, उसके बाद आपका रेट जेन्युइन हो जी। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन, जैसे नई स्टोर खुलता है, नई दुकान करता है कोई भी, वो रेट बिल्कुल रीजनेबल लगता है जी। 10 दिन बाद आप उसके रेट देखोगे सबसे हाई मिलते हैं। वो सबसे हाई इस वजह से मिलते हैं, 10 दिन में जो उसके पास लॉस आया है, जो उसने घाटा सहा है, वो ये सोचता है अब मैं इसको रिकवर करूंगा, सही यहीं से करूंगा। वो हो नहीं पाता है। ठीक है। तो बहुत थोड़े टाइम में, जैसे कोई भी सब्जी का या किसी भी स्टोर खुलता है, इसमें क्यों डेली के लॉसेस हैं जी, तो बहुत ही थोड़े टाइम में 5-6 महीने के अंदर ही अच्छे खासे स्टोर बंद हो जाते हैं। ठीक है। वो इन्हीं गलतियों के कारण से हैं। वो एक तो अच्छा सामान नहीं खरीद पाते, सही रेट पे नहीं ले पाते, और उसके रेट पे लेके आने के बाद सही मार्जिन के साथ उनको नहीं बेचते। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, तो ये लॉसेस आपको नहीं आएंगे। स्टिल इट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अगर कोई टिक के कर सकता है तो इसमें सक्सेस के चांस भी हैं, लेकिन आपको, जैसा मोहित भाई ने बताया, आप कोई और काम करते हैं, सोचते हैं कि पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ दिन में 2 घंटे संभाल लूंगा और इसको भी चला दूंगा और जॉब भी संभाल लूंगा, तो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको जुट के लगना पड़ेगा इस काम में। जैसे मोहित भाई है, घर भी नहीं जाते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम ये पता लगाते हैं कि ये बिजनेस एक्चुअल में किसके लिए है। किसान दरबार इन्वेस्टिगेशन का फाइनल रिजल्ट क्या है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इस बिजनेस में मैं ये नहीं कहूंगा कि कम इन्वेस्टमेंट लगती है। हाँ, अगर आप छोटे स्केल से स्टार्ट करते हैं तो 4 से 5 लाख तक आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्केल के लिए आपको कम से कम 15-20 लाख 25 लाख तक स्टार्ट करना होगा। रिस्क की बात करें तो सबसे बड़े रिस्क हैं कि मार्केट फ्लक्चुएशन होती है। ऑलरेडी बहुत सारे बड़े प्लेयर हैं जो आपको एग्जिस्टिंग मार्केट में बैठे हैं, जो आपको स्टार्टिंग में शायद नहीं एंटर होने देंगे, तो शुरुआती महीनों में आपको लॉसेस बियर करने पड़ेंगे, कम मार्जिन पे स्टैब्लिश होना पड़ेगा। कंपटीशन की हमने जान लिया। डेली एफर्ट, ये काम ऐसा नहीं है कि आप दूसरे पे निर्भर होकर इसको कर सके। फुल्ली आपको इसके और डेडिकेटेडली टाइम देना होगा, परचेजर को समझना होगा और सोर्सिंग इसको अच्छे ढंग से क्वालिटी को प्रोक्योर करना होगा। और आखिरी स्केलेबिलिटी, आप इसको स्केल कर सकते हैं लेकिन केवल अपने फैमिली रिलेटिव्स के थ्रू। आप जैसे जैसे काउंटर बढ़ाएंगे, एक ट्रस्टेड पर्सन होना चाहिए जो इन सारे ऑपरेशन को मैनेज करे और आप क्वालिटी इंश्योर करें। तो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। 5 में से अगर मैं इसको स्टार दूं तो 4 स्टार पे इस बिजनेस को हम रखेंगे। तो ठीक है किसान भाइयों, and Mohit Bhai has given deep insight of fruit and vegetable business in metropolitan cities. So अब तक शायद YouTube पे इतनी डिटेल में किसी ने खुल के बात नहीं की है। मोहित भाई वन ऑफ द फर्स्ट आवर गेस्ट हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसान दरबार लगातार आपके लिए ऐसे ही वंडरफुल वीडियोस लेके आता है, ताकि आपको हम गाइड कर सके एग्रीकल्चर में कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, कहां कहां से आप पैसा कमा सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं। जय जवान जय किसान।